नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के विकास को लेकर कई दावे किए जाते हैं, कई योजनाओं को भी लागू किया जाता है, लेकिन कोंडागांव जिला मुख्यालय से मात्र 16 किलोमीटर दूर स्थित मुलमुला गांव इन दिनों गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के विकास को लेकर कई दावे किए जाते हैं, कई योजनाओं को भी लागू किया जाता है, लेकिन अगर आपको हकीकत जाननी हो तो आप जाइए छत्तीसगढ़ के कोंडागांव, जहां मुलमुला गांव इन दिनों गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में 2 बार पेयजल आपूर्ति के लिए योजनाएं चलाई गई, लेकिन दोनों बार ही योजना धरातल पर सफल नहीं हो सकी। गांव में महीनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जीवन मरकाम बोल रहा हूँ। पीएचई विभाग से कोई यहाँ तो मुलमुला पंचायत में पानी किधर भी नहीं जा रहा है ना। यहाँ मेरा घर 20 से 25 मीटर दूरी में है। तो जिस दिन से टंकी बना हुआ आपके पास कितनी बार पानी आया? 2 से 3 माह आई है पानी, उसके बाद में बंद पड़ा है वहीं पड़ा ही है। तो क्या इसकी सूचना पीएचई विभाग को भी दी? पीएचई विभाग को दिए, हर जगह दिए, कलेक्टर पास दिए, तो कुछ यहाँ संभावना ही नहीं है। तो अभी पानी कहाँ से लाते हैं? पानी ऐसी कुआं से लाते हैं। और कोंडागांव जिला मुख्यालय से मात्र 16 किलोमीटर दूर स्थित मुलमुला गांव स्थित है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि पहले निर्मल ग्राम जल योजना के तहत गांव में पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछाकर घर घर कनेक्शन दिए गए थे, जिससे नियमित पानी मिल रहा था। लेकिन जब जल जीवन मिशन के अंतर्गत पुरानी पाइपलाइन में बिना जांच नई लाइनें जोड़ी गई, तब से आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम पिलाराम बघेल। यहाँ जो आपकी पानी की टंकी है, ये कब से पानी बंद? पानी तो मतलब जैसे टोटी बना है उस दिन से एक दिन पानी नहीं आया। कितना दिन हुआ होगा ये टोटी बना? वो तो साल भर से ज्यादा होगी। एक बार भी आपके टंकी में टोटी में पानी? हाँ, टोटी में पानी आया ही नहीं, एक दिन नहीं आया। इसका क्या सूचना आपको पीएचई विभाग या यहाँ के जो कर्मचारी है, जो नल संचालन, उनको बताया? हाँ, जो टोटी बनाए उन लोग को भी बोला पानी कनेक्शन जोड़ दो, इधर मतलब जोड़े नहीं है तो जोड़ने के लिए बोला। तो जो पिछला सरपंच है मयाराम, उसको भी बोला, वो भी हाउ बोला। तो आपकी टोटी बनी हुई है और जो पानी टंकी बना हुआ, उसकी दूरी कितना दूर होगा? टोटी और जो पानी टंकी ये देखो पास में 100 मीटर दूरी है। तो समझ सकते हैं आप, ये 100 मीटर की दूरी में जो टोटी बने उसमें भी पानी नहीं आ रहा। वो देखो टंकी दिख रहा है, 100 मीटर से ज्यादा लगा सकते हैं। इसकी सूचना ग्रामीण ने कई बार दिया है, लेकिन पीएचई विभाग के जो अधिकारी है उन पर ध्यान नहीं दे रहे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। खेतपाल पटेल, ग्राम मुलमुला बाजार पारा। आपके घर जो टोटी बना हुआ है उसमें पानी आ रहा है क्या? हाँ, 6 महीना पहले आता रहा। हाँ, अब 3-4 माह हो गया नहीं आ रहा है। आपको पता होगा कि मुलमुला में 500 घर के आसपास घर है यहाँ पर, उसमें से कितना घर में लगभग पानी आता है? अब मैं पारा तो क्या बोलूं, मेरे घर में खुद में नहीं आ रहा है, तो पारा क्या देखूं? पारा में भी नहीं आ रहा है। आपके पारा मोहल्ला में लगभग 30 से 40 घर, तो उसमें से कितना घर में पानी आता रहा होगा? आता भी रहा तो कम से कम 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट ऐसे ही आता रहा। यहाँ आपके ग्राम पंचायत मुलमुला में टंकी का निर्माण हुआ, क्या इसके लिए नया जो बोर का खनन हुआ? खनन तो हुआ था, लेकिन उसमें तो पानी ही नहीं निकला था। ये क्या है, ऐसे ही
जहाँ पर हम पानी उनी पीते थे ये बाजार पारा में, उसमें भी उसको पानी पीते थे तो उसी में वो बोर को लगा दिए और वो टंकी में डालते थे, लेकिन वहाँ तो पानी से नहीं जाता रहा। तो अभी जो आप लोग घर में जो पानी का उपयोग करते हैं वो कहाँ से उपयोग कर रहे हैं? वही कहीं कहीं कुआं है, किसी के घर से बोर से फिर पानी हम ला रहे हैं। तकलीफ हो रहा है हमको पारा में। क्या आपने जो केस निकाल दिया यहाँ के जो नल संचालक उनको अवगत कराया था कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है? हाँ, एक बार गए थे पारा वाले। हम पहुंचे हैं जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम पंचायत मुलमुला, जहाँ पर पीएचई विभाग द्वारा लगभग 3 साल पूर्व यहाँ पर एक पानी टंकी का निर्माण हुआ है, जहाँ से 2 से 3 माह से यहाँ पर पानी मिलना बंद हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पर ग्राम पंचायत मुलमुला में एक बार नहीं 2 बार इस योजना एक बार निर्मल ग्राम योजना के माध्यम से और दूसरी बार जो जल जीवन मिशन के माध्यम से यहाँ पर पानी पहुंचाने का जो सरकार की योजना द्वारा यहाँ पर लागू किया गया, लेकिन दोनों ही बार यहाँ पर मुलमुला में जो पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे पीछे देख सकते हैं जो पानी का टंकी बना हुआ है ग्राम पंचायत मुलमुला में, कहाँ से आप जो टंकी से महज 10 मीटर से 20 मीटर की दूरी पर एक घर बना हुआ है, यहाँ पर भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सोच सकते हैं यहाँ से जो 100 मीटर या फिर गांव की पूरी गांव में जो पानी की स्थिति क्या हो सकती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो घर बने हुए हैं, यहाँ से महज 10 से 20 मीटर दूरी पर एक घर बना हुआ है, वहां तक भी पानी सप्लाई नहीं हो रही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत मुलमुला में जो नल जल योजना की जो सफल क्रियान्वयन कहाँ तक सही हो रही होगी। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है और जो यहाँ से टंकी से महज 20 किलोमीटर पर बसा जो यहाँ के घर वाले, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पानी की सप्लाई कितनी बार हुई। बहरहाल सरकार की मंशा गांव-गांव स्वच्छ जल पहुंचाने की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही से यह योजना बदनामी की ओर बढ़ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिम्मेदार कब तक पानी का समाधान निकालकर जल जीवन मिशन की योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में स्मृति मंदिर में उनकी प्रतिमा पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना सहित पदाधिकारीगण ने पुष्पांजलि अर्पित की। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस पर जो है ये यहां पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। खबर दुर्ग से है, जहां पर जिला शिक्षा कार्यालय में उस समय बड़ा बवाल हो गया जब आम आदमी पार्टी के साथ उनके कार्यकर्ता भी शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने जमीन पर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि मामला आरटीई के तहत जो है बच्चों के एडमिशन से जुड़ा हुआ बताया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग पर आम आदमी पार्टी के सीधार ने जो है आरोप लगाया है कि बहुत से ऐसे हितग्राही के बच्चे एडमिशन से वंचित हो गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा कार्यालय का घेराव कर अपनी मांग रखी, जहां पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने का बात कही है।
आज आम आदमी पार्टी द्वारा आरटीआई में एडमिशन को लेकर काफी विरोध किया जा रहा था, क्या है मामला, इसमें क्या कहना चाहिए आप? आम आदमी पार्टी के लोगों ने और कुछ पालकों ने इस बात के लिए यहाँ पर आवेदन किया है और इस बात की जानकारी चाहिए कि आरटी के प्रवेश में नियम विरुद्ध कार्य हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आरटी में ऑनलाइन एडमिशन होता है। एडमिशन होने के उपरांत शासन के जो निर्देश हैं उस निर्देश के आधार पर दस्तावेजों का परीक्षण करने का काम नोडल अधिकारी का है और नोडल अधिकारी जब उसको अप्रूव करते हैं तो सीधे राज्य से उसकी दाखिल होती है। उस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अब यहाँ पर शिकायत है कि नोडल अधिकारियों ने गलत परीक्षण किया। पहले जो शिकायत थी उसका परीक्षण कराया गया है और परीक्षण के रिपोर्ट से उसका अवगत कराया गया है। केवल वैशाली नगर नोडल अधिकारी उसकी रिपोर्ट अभी बाकी है। हमने सोमवार तक सभी रिपोर्ट उनके सामने। कर्मचारियों पर भी इल्जाम लगाया जा रहा था, कर्मचारियों द्वारा उचित कार्य नहीं किया जा रहा है, लगातार उनके द्वारा छुट्टियां ली जा रही है, शिक्षा विभाग में घोर लापरवाही बरती जा रही है। आपको मालूम है कि प्रदेश में सबसे बड़ा अभियान जो वित्तीकरण का चला, पूरे प्रदेश से दूर ऐसा जिला है जिसने निर्धारित तिथि 2 और 3 को काउंसिलिंग कर दिया और पूरी वित्तीकरण प्रक्रिया को निपटा दिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा अतिशय शिक्षक थे, अतिशय शिक्षकों की पदस्थापना भी हमने समय में किया। सभी काम यहाँ समय से हो रहे हैं और ये काम भी समय से हो रहा है। यहाँ पर भी हमने जितनी शिकायतें हैं उन सभी का समय पर निराकरण किया। लेकिन सर दुर्ग एक मात्र ऐसा जिला है जहाँ पे डीओ सस्पेंड हुए हैं, तो ये भी तो लापरवाही हुई है उसकी उत्तर मामला। देखिए मैं इस संबंध में मेरा कहना यह है कि बड़े स्तर पर काम हुआ, चिन्हांकन करना, सबकी सेवा पुस्तिका से उसकी आयु, उसकी ज्वाइनिंग डेट, स्थानांतरण डेट, विषय सबको चिन्हांकित करना एक बड़ा कठिन काम था। अभी भी हमारे पास कई ऐसे प्रकरण हैं जिसमें विषय का उल्लेख नहीं है और विषय के आधार पर सभी कामों को करना है। तो थोड़ी तकनीकी दिक्कत थी और तकनीकी दिक्कत के चलते काम समय करनी हो, इसकी कार्रवाई हुई होगी। तो ये सभी लोगों ने ईमानदारी से और पूरे प्रयत्नपूर्वक काम किया, इसको मैं आपको आश्वासन देता हूं। अधिकारी के पास हम लोग आरटीई के संबंध में जवाब लेने पहुंचे हुए हैं। 26 अप्रैल से लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और परिजन यहाँ पर लगातार आरटीई में लेकर जो अस्थिरता है, जो भ्रष्टाचार है, इसको लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से भी कोई भी जिम्मेदारी भरा कोई भी जवाब नहीं है। आज हम लोग परेशान होकर, हताश होकर यहाँ पर बैठे हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी हमें आज जवाब देंगे तभी हम यहाँ से उठकर जाएंगे, क्योंकि ये जिन बच्चों का नॉमिनेशन अपात्र होने की वजह से रिजेक्ट करने का कारण बताया जा रहा है वो सारे बच्चे अपात्र नहीं है। उसमें से बहुत से लोगों को जाके हमने खुद वेरीफाई किया है, उनकी लिस्ट भी हमने यहाँ पर जमा की है। एक ही जैसे मामले में एक बच्चे का एडमिशन हो जाता है, एक बच्चे का एडमिशन नहीं होता। इससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जिला शिक्षा अधिकारी के साथ साथ चाहे नोडल हो, चाहे यहाँ पे जितने भी संबंधित अधिकारी हो, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि कलेक्टर का भी इसमें हाथ नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। कलेक्टर साहब भी कहीं ना कहीं इसमें मिले ना हो। इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं, सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है कि आखिर रिश्वत लेके कुछ लोगों को एडमिशन कैसे दी जा रही है और जो पात्र लोग हैं, जो हितग्राही लोग हैं, उन्हें एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की सरकार आंख मूंदे हुए बैठी हुई है। एक तरफ शिक्षकों की संविदा भर्ती पे इन्होंने रोक लगा रखा है, उधर वो हड़ताल पे बैठे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, इधर बच्चों को परेशान किया जा रहा है। बच्चों को यहाँ पे कि सिलेबस नया आया नहीं है, नए सिलेबस की तैयारी नए क्लास में नए सेशन में कराने के लिए पुरानी बुक्स लेकर आने को मजबूर कर रहे हैं। पेरेंट्स इस विषय को भी लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे बहुत सारे परेशानियां जो कि शिक्षा को विभाग को लेकर है, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से कोई भी जिम्मेदारी पूर्वक जवाब नहीं आ रहा है। इस बात से ये प्रमाणित होता है कि खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है और खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। यहाँ पर खबर कबीरधाम से है, जहां पर नगर पंचायत बोडला के वार्ड नंबर 10 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ अधिकांश महिलाओं तक नहीं पहुंच पाया है। महिलाएं आज भी जो है मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर भोजन बनाने के लिए मजबूर हैं। लगभग 9 साल पहले शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रसोई की समस्याओं से मुक्ति दिलाना था। साथ ही जंगलों की कटाई को कम करने के लिए गैस चूल्हा सेट का जो है वितरण किया जाना था, लेकिन बढ़ती महंगाई और आर्थिक तंगी के कारण जो है कई लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहीं नगर के जो है निवासी बुजुर्ग चंद्राबाई का कहना है कि सरकारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। बरसात के मौसम में तो 2-2, 3-3 दिन तक जो है खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। महिलाओं को भोजन बनाने में भी जो है काफी मेहनत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
पानी भर गई है, खाना बनत नहीं है और मैं बीमार हूँ बाबू अलग से। क्या साल होगा अभी तक? रूम रास्ता 70 साल की होगी। हाँ नहीं मिली आवाज नहीं मिले। हाँ नहीं आगे से अधिकारी मना और भाई पर्चा नहीं तो मिलकत है। अब ये घर में रहे पैसा तीन बना ली मोर में नहीं कामा गैस मिले कि नहीं मिले, ना गैस मिले ना मतलब बुरी तरीका से हम 5 आदमी चपका मार जब वो घर के हमारे हाल देखा आके बिल्कुल गिरा थे। वो दिन तो पूरा पानी भर गया, दिन भर झल के नहीं खान, दिन भर 4 आदमी 5 जन। आवेदन करे तो कहा कि थे पर्चा पट्टा पर हाँ कहते डाल लेते तो कुछ ध्यान नहीं दें कि हमरा कुछ बतावे नहीं करे, आके कुछ ध्यान नहीं दें। कतेक दिन होगा आप लोग पर्चे पर्चे के आवेदन करे हुए? 4-5 साल हो गए, ज्यादा भी होगी। पावती रखे हैं और मैं पैसा भी ले रही है 25 कितना 22.5 ले रही से पैसा भी ले रही से, लेकिन नहीं दी से अभी तक के ना पट्टा मिले है ना हमारे मन के आवास आए नहीं है। देख सकते हैं 2500 रुपए लेने के बाद भी अभी तक इनका पर्चा पट्टा नहीं मिला हुआ। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में डीएपी खाद आया है और इसके बाद में किसानों को वितरण करना शुरू हो गया है। बताया जाता है कि खाद की कमी के कारण किसान बहुत परेशान थे और रोजाना जिला सहकारी बैंक के चक्कर काट रहे थे, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य किसानों को अभी चाहिए वह नहीं मिला था। अब वह खाद आ गया है, परंतु किसानों को फिर भी मन मुताबिक खाद नहीं मिल रहा है। जिनको 3 या 4 बोरी चाहिए उनको 1 ही बोरी दिया जा रहा है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि बाजारों में ज्यादा दामों में बेधड़क खाद मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में बाहर से महंगे दामों में खाद खरीदना पड़ रहा है। इसको लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, परंतु सरकार ध्यान नहीं दे रही है। खाद सेवा सहकारी समितियां तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खाद लेने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। डीएपी खाद आते ही समिति के बाहर किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं घंटों इंतजार करने के बाद भी मांग के अनुरूप डीएपी खाद किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसको लेकर किसानों में निराशा भी नजर आ रही है। यहाँ है किस चीज के लिए यहाँ पे लंबी लाइन है और क्या समस्या हो रही है? अब हम लोग तो भैया वैसे हर साल बराबर खाद वगैरह मिलता था, इस साल खाद के लिए इतना परेशानी हो रही है। खाद आया है वो भी कम मात्रा में, जैसे हमको चाहिए डीएपी 10 बोरा चाहिए, यूरिया 5 बोरा चाहिए, तो बिल्कुल 2 बोरा डीएपी 2 बोरा यूरिया ऐसा मिल रहा है। मतलब जैसे हमको चाहिए रिक्वायरमेंट जो हमारा है वैसा नहीं मिल पा रहा है। क्या बोला अब बोलते हैं भैया स्टॉक नहीं, सब स्टॉक है, स्टॉक नहीं आ रहा है करके। समय भी समय तो बहुत ज्यादा है। मतलब ये हमारे लाइफ में पहली बार है कि लाइन लगना पड़ रहा है खाद के लिए। आज तक कभी नहीं लगे थे लाइन में। पहले तो आओ 10 मिनट 15 मिनट सिस्टम में लगा और हो जाता था और ओपन कर जाता था। अभी कब से आता? अभी हम तो लगभग 2 घंटा हो चुका है लाइन में और मेरे ख्याल से 1 घंटे के ऊपर और लगेगा। मैं बजरंगपुर नवा गाँव वार्ड नंबर 1 से हूँ, कांतर है साहू। जिले में लगभग 50,220 मीट्रिक टन खाद भंडारण का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध में 54.34% मतलब 27,292 मीट्रिक टन खाद का भंडारण हो चुका है और लगभग 20,996 मीट्रिक टन खाद किसानों को वितरित किया जा चुका है। अभी वर्तमान में लगभग 6,296 मीट्रिक टन खाद समितियों में उपलब्ध है। पॉस मशीन से जो वितरण हो रहा है उसको लेकर देखिए, पॉस मशीन से जो वितरण हो रहा है वो मोबाइल फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत खाद का वितरण हो रहा है। ये केंद्र स्तर से ही प्रस्तावित एक योजना है, जिसके माध्यम से जो भी खाद मार्केट के डबल लॉक सेंटर से समितियों में आता है तो समिति सबसे पहले उसको अपने पॉज मशीन में लेता है, एक्नॉलेज करता है, उसके पश्चात किसानों को उनके बायोमेट्रिक के माध्यम से वितरित कर पाता है। डीएपी की काफी मांग रहती है, डीएपी की थोड़ी कमी है, लेकिन डीएपी के विकल्प के रूप में यूरिया और ट्रिपल सुपर फास्फेट का भंडारण समिति में किया जा रहा है। यथासंभव डीएपी भी उपलब्ध हो पा रहा है, किसानों को वितरित किया जा रहा है। देखो हम लोग किसान कम से कम 15 से 20 दिन तक लोग घूम रहे हैं, पूरा किसान
क्योंकि यहाँ कभी डीएपी नहीं मिलता है, कभी यूरिया नहीं मिलता है, एक साथ स्टॉक नहीं आता। अभी तो किसान खास करके डीएपी के लिए लगे हैं, क्योंकि यूरिया मिल चुका है और अभी पूरा स्टॉक था और स्टॉक भी अभी खत्म हो गया। हम लोग 2-3 घंटे से यहाँ लाइन में लगे हैं और अभी तक मिला नहीं है और मिलने की संभावना है, पर्ची तो कर चुका है और जो स्टॉक में उतना तो मिल रहा है और बाकी जो किसान अभी आ रहे हैं उन लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी खाद नहीं है। ये पहली बार है, अभी तक हमने कई सालों से खाद ली है पर हर समय मिलता था, ये पहली बार ये आपत्ति आई है और इसीलिए किसान भटक रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार साहू, किसान, नया ढाबा, वार्ड नंबर 4। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी संचालन की जो है शुरुआत से ही नौकरी में स्थानीय लोगों की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि एनएमडीसी प्रबंधन की ओर से नौकरियों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं की नौकरी में प्राथमिकता देने की बात की जाती है, लेकिन जब नौकरियों में भर्ती की बारी आती है तब भर्ती जो है प्रक्रिया संपूर्ण भारत से की जाती है। बस्तर संभाग और स्थानीय स्तर पर भी शिक्षण के लिए अच्छे संस्थान नहीं हैं, जिससे जिला पंचायत के युवा अन्य राज्यों के लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी वजह से स्थानीय लोगों का चयन नहीं हो पा रहा है और अन्य राज्यों के लोगों की भर्ती की जा रही है। एनएमडीसी के इतने वर्षों से संचालन के बावजूद भी स्थानीय लोगों की संख्या नौकरियों में बहुत कम है, जिससे कि संस्थान में स्थानीय लोगों के रोजगार और नौकरियों के लिए परेशान हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अब BIOM किरंदुल और बचेली कॉम्प्लेक्स में 26 जून को संयुक्त पंचायत दंतेवाड़ा बैनर के माध्यम से दोनों प्रोजेक्ट में बंद का आह्वान किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के समस्त समाज के लोग भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। बताइए सर, आज आप लोग अन्न विभाग के अधिकारी में आए हुए हैं, क्या रोकने के लिए आपने आए हैं वो थोड़ा सा बताएंगे। आज हम अन्य विभाग के अधिकारी बड़े बच्चे लिए इसलिए आए कि बीते दिनों संयुक्त पंचायत का बैठक दौर चला, जो भर्ती प्रक्रिया एनएमडीसी ने निकाला उस पर, जिसमें विज्ञापन जारी किया कि ऑल इंडिया बेस पर भर्ती किया जाएगा, जो कि स्थानीय भर्तियों के ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं उनको प्राथमिकता नहीं मिलने के कारण आज हम सूचना दे रहे हैं कि आने वाले समय में 26 तारीख से जब तक L1 L2 की स्थानीय भर्ती की बात नहीं करते तब तक हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठने वाले हैं। क्या ये पूरे दंतेवाड़ा जिले से यहाँ के बैठेंगे कि समस्त समाज की भी यहाँ पर आएंगे क्या? बैठकों में चर्चा हुआ, सर्वोदय समाज, सभी समाज प्रमुख, जनप्रतिनिधि समस्त इस बात को समर्थन कर रहे हैं, जिसका पिछले बार कलेक्टर साहब को और ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग। उसके बाद ही आगे हम संयुक्त पंचायत दंतेवाड़ा और सुकमा बीजापुर से जो प्रभावित ऐसा मिलकर हम इस चीज को आंदोलन करने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 10 जून को इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जहां पर नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 7 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने मारे गए एक नक्सली की पहचान फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के इरपागुट्टा गांव निवासी महेश कोडियाम के रूप में की है, जो एक सरकारी स्कूल में रसोइया सहायक के रूप में कार्यरत था। वहीं पुलिस ने महेश को नक्सली बताकर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की सूची में शामिल किया गया, लेकिन ग्रामीणों और स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि महेश निर्दोष था और स्कूल में बच्चों को भोजन बनाता था। और आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कहा कि महेश का नक्सलियों से कोई संबंध नहीं था और भैंस ढूंढते तालाब की ओर गया था। उसी दौरान पुलिस ने महेश को पकड़कर ढेर कर दिया। हिरमा बेला जी। पुलिस बोल रही है 7 नक्सली मारे हैं, क्या बोल रहे हो आप लोग? नहीं सर, 7 नहीं 6 लोग हैं, गांव का एक है कुड़िया महेश। तो उसको कैसे मार दिए, क्या हुआ बताओ थोड़ा सा। जी उसको मार दिए बोलने से वो आजकल अब हमारा खेती किसान करने वालों को रहता है लकड़ी लाना,
Lotan si bareng ke daing tane jero apto zerna bareng tat si virkin tat kala फिर देखे के bahwa इंतांगा virkin bareng tat nartan virkin batan tat kala स्कूल तक बरता तनद मन तटराई जर bareng katto बिलासपुर में राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल का बालक बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला खेला गया। शाम 4 बजे से प्रतियोगिता शुरू हुई और देर शाम तक प्रतियोगिता का लोगों ने आनंद लिया। बता दें कि रग्बी फुटबॉल यूरोपीय देशों में बहुत ही चर्चित और सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। खेलो इंडिया योजना में रग्बी को भी शामिल किया गया। मैच है पहली बार क्या चीज रग्बी हम लोग 3 साल पहले देखे थे स्कूल गेम्स में। हाँ, और फिर वहीं से हम लोग खेलना स्टार्ट किए। हम लोग यहीं बिलासपुर के प्लेयर है, रग्बी एसोसिएशन ऑफ बिलासपुर से खेलते हैं। हमारे हेड कोच शुभम मानिक है एंड हमारे कोच मोहन तिवारी एंड अपूर्वा सिंह ठाकुर है। क्या अच्छा लगता है खेल ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें हर टाइप का जैसे फुटबॉल खेल सकते हैं, कबड्डी जैसे कबड्डी, उस सब का एकदम मिक्सचर टाइप का है। इस खेल की संभावना सर एक तो बहुत अच्छे स्कोप है। अभी रग्बी प्रीमियर लीग रन है। अभी मुंबई पे राहुल बोस जो प्रेसिडेंट है रग्बी इंडिया के, वो भी बहुत ही अच्छा पूरे वर्ल्ड से जो बेस्ट प्लेयर है ओलंपिक विनर हैं वो सब इंडिया के प्लेयर के साथ कॉम्बिनेशन होके अभी रग्बी खेल रहे हैं। तो होप सो आने वाले 5 सालों में हम भी चाहते हैं कि इंडिया ओलंपिक में क्वालिफाई करें। रग्बी कैसा फुटबॉल है? ये एक अंडा का मुकेश कुमार कौन से स्कूल पर? मतलब बलौदा बाजार में रहता हूँ, बाकी नारायणपुर में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल? स्वामी आत्मानंद। कैसे पता चला कि रग्बी को? ऐसे ही अभी हमारे इधर साइड ना गर्मी को छुट्टी चल रहा था, स्कूल नहीं खुल रहा था, तो हमारे पीटीआई आलोक मिश्रा सर बताया कि ना मतलब ना बिलासपुर में। उधर भिलाई से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित शिल्पग्राम थनौद, जहां पूरे गांव का मुख्य पेशा मिट्टी से गणेश और देवी की मूर्ति बनाना है। यह कार्य पिछले 3 पीढ़ियों से किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। शिल्पग्राम थनौद के मूर्तिकारों का भविष्य अब संकट में आ गया है। गांव से गुजरने वाले भारतमाला प्रोजेक्ट में बना रहे अंडरब्रिज, भारतमाला बनने से ये नुकसान हो रहा है कि जैसा वो अंडरब्रिज बनाए हैं, वो अंडरब्रिज 4 मीटर का बोले थे, लेकिन उन लोग खुदाई करके 2 मीटर दिखा रहा है। 2 मीटर को जैसे दबा रहे हैं तो 2 ही मीटर बचेगा। ऐसा लगता है कि हम बाइक से भी नहीं निकल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन मूर्तिकार और कलाकार का जो तकलीफ है भारतमाला के माध्यम से, तो उस चीज़ को आप लोग हमें मतलब तकलीफ को सुनकर समझकर यहाँ तक से आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार तो बहुत विकास का ये चीज़ है, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजनांदगांव जिले में कोरोना के अपनी रफ्तार पकड़ ली है और आपको बता दें कि जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बता दें कि अब तक 2 एक्टिव केस हैं, जबकि 20 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में सभी जिला अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही सभी अस्पताल में अलग वार्ड रखने के निर्देश दिए। तो उसमें क्या सावधानी बरत रही है और क्या निर्देश देंगे? सभी जिलावासियों से आग्रह रहेगा कि अभी सतर्कता सभी लोगों को रखना आवश्यक है, और विशेष रूप से ऐसे लोग जो जिनको इम्यूनिटी के इशू है या फिर जो काफ़ी वृद्ध है, उनका विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। जिले में एडवाइजरी जारी किया गया है और ऐसे केसेस या फिर जो कॉन्टैक्ट्स जो पॉजिटिव केसेस के संपर्क में आए थे, उनको आइसोलेशन में रखे जाने की सलाह भी दी है और कुछ लोगों को होम आइसोलेशन में रखा भी गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।